विधायकों से संवाद करेंगे। अजमेर, बीकानेर और जयपुर संभाग के विधायकों से संवाद रहने वाला है और बजट समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां आज अजमेर, बीकानेर और जयपुर संभाग के विधायकों से संवाद करेंगे। कल जोधपुर और 3 संभागों के विधायकों से बातचीत की गई थी और वहां पर बजट को लेकर उन जिलों में, उन संभागों में चर्चा की गई थी। और आज आपको बता दें, कल जोधपुर था, भरतपुर था और आज उस क्रम में आगे बढ़ते हुए अजमेर, बीकानेर और जयपुर संभाग के विधायकों से उस मीटिंग में बातचीत की जाएगी। बजट समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो लगातार मुख्यमंत्री की ओर से विधायकों के साथ संवाद का सिलसिला आज तीसरे दिन भी जारी है। शुरुआत कोटा के विधायकों से संवाद के साथ हुआ था, उसके बाद कल जोधपुर समेत 3 और संभाग के विधायक मौजूद थे, जिनसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद किया था। और आज अजमेर, बीकानेर और जयपुर संभाग के विधायकों से संवाद रहने वाला है। इस दौरान बजट समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें क्षेत्र में किन चीजों की कमी है, बजट में किस को कितना बजट आवंटित करना है, सभी चीजों पर चर्चा की जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको कोटपुतली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना अभी भी जारी है। टनल बनाने में टीम को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और अब तक 7 फीट तक टनल की खुदाई हो चुकी है। पिछले करीब 175 घंटे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्ची को लेकर परिजनों की उम्मीद अभी भी बरकरार है। तो कोटपुतली से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन चेतना लगातार जारी है। 175 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। कल उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद कल निकाला जा सकता था चेतना को, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया है। अभी भी खुदाई का काम जारी है, क्योंकि अब ये खुदाई मैनुअल तरीके से की जा रही है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। खुदाई किस तरीके से हो रही है उसका एक शॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हीरालाल हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हैं। हीरालाल, आपसे सबसे पहले अपडेट लेना चाहेंगे, इस वक्त का क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कहां तक पहुंच चुका है ये रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन चेतना को आज 8वां दिन शुरू हो चुका है। 175 घंटे से बालिका को बाहर निकालने के लिए लगातार जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 1 दिन पहले जो टनल की खुदाई शुरू हुई थी, वो लगातार दिन रात लगातार जवान है उस टनल की खुदाई करने में लगे हुए हैं। लेकिन 170 फीट की नीचे की गहराई में जाकर जब खुदाई शुरू की तो वहां एक हार्ड रॉक चट्टान आ गई, जिसकी वजह से जो देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा जरूर बन रही है। लेकिन जो एनडीआरएफ के जवान हैं उनके हौसले इस कदर बुलंद है कि वो अपने जान की परवाह किए बगैर लगातार उस टनल को खुदाई करने में लगे हुए हैं। जब इक्विपमेंट भी यहाँ मंगवाए गए हैं, अजमेर, खेतड़ी और भीलवाड़ा की जो माइंस है वहां से भी हाई टेक्नोलॉजी के जो उपकरण है वो यहाँ मंगवाए गए थे, जो कल देर रात को यहाँ पहुंच चुके थे। उनकी सहायता से भी लगातार जो टनल की खुदाई है वो करने में जो एनडीआरएफ के जवान है लगातार वो खुदाई को कर रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि 7 फीट तक की जो खुदाई है वो हो चुकी है, अभी भी 1.5 फुट की खुदाई होना बाकी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर दोपहर तक या देर शाम तक ये खुदाई कंप्लीट कर ली जाएगी, उसके बाद बालिका को बाहर निकाला जाएगा। जिस प्रकार से जो पूरा समय लगा है, जो आशंकाएं भी बढ़ी है बालिका के स्वास्थ्य को लेकर, तो कहीं ना कहीं अभी भी है जो परिजन और जो ग्रामीण है उनमें उम्मीद बरकरार है कि जल्द से जल्द बालिका को बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगातार जारी है, लगातार जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो यहाँ मौके पर डटे हुए हैं और जो पाइलिंग के जरिए जो 170 फीट का जो गहरा गड्ढा खोदा गया था, जहाँ बोरवेल में जो बच्ची गिरी थी, 130 से 35 फीट की जो गहराई में जो बच्ची अटकी हुई है, बताया जा रहा है कि 160 फीट की जो गहराई में बच्ची अटकी हुई है, उसको निकालने के लिए जो जवान है लगातार अपनी स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर लगातार वो है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हैं। तो आज जताई जा रही है कि आज जो बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। आज आपको क्या ऐसा लग रहा है, जो संभावना जताई जा रही है हीरालाल, या वहां से जो फीडबैक मिल रहा है कि आज ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? संभावना तो पिछले 7 दिनों से जताई जा रही थी, आज 8वां दिन है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जहां 170 फीट का जो गहरा गड्ढा खोदा गया है, जो जहां बोरवेल है उसके पैरेलल जो ये गड्ढा खोदा गया है, वो जो टनल की खुदाई करनी है वो करीबन
8 साढ़े 8 फीट की खुदाई करनी है, जिसमें से 7 फीट की खुदाई, करीब 7 फीट की खुदाई हो चुकी है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि 1.5 फुट की जो खुदाई है, क्योंकि हार्ड रॉक आने की वजह से जो समय लगा, तो अब 1.5 फुट की दूरी ही बालिका तक पहुंचने की बाकी है। तो 1.5 फुट की खुदाई संभवतया आज हो जाएगी, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट भी यहाँ मंगवाए गए हैं। खेतड़ी और भीलवाड़ा से जो इक्विपमेंट थे वो यहाँ रात को पहुंच चुके थे, उनकी सहायता से जब लगातार देर रात से जो पूरी रात पर जो खुदाई का कार्य है जो एनडीआरएफ के जवान कर रहे हैं, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज शाम तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो 8 दिन का समय लगा है, कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े करते हैं कि इक्विपमेंट इस प्रकार के होने चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी उपकरण इनके पास होने चाहिए। क्योंकि जब जो उपकरण इनके पास थे, जो प्लान ए के तहत जो रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू किया गया, तो उसके बाद प्लान भी एग्जीक्यूट किया गया, तो कहीं ना कहीं जो इक्विपमेंट की कमी जरूर नजर आई। बीच बीच में जो बारिश है, अन्य प्रकार की जो बाधाएं हैं, उन्होंने जरूर रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल डाली। लेकिन जो एनडीआरएफ के जवान थे, उनके हौसले पस्त नहीं, उन्होंने लगातार ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि डीएम क्या एक बार भी, ठीक है हीरालाल, डीएम क्या एक बार भी आई है इस बीच में? और दूसरी बात ये बताइए कि हाई इक्विपमेंट की आप बात कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी की, वो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है क्या? अगर वहां पर मौजूद है तो वो भी दिखाइएगा जरा। और कितनी फीट की दूरी अभी तय करनी है चेतना तक पहुंचने के लिए? 3 सवाल हैं। जी, सबसे पहले आपने डीएम का सवाल पूछा, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब बच्ची बालिका जो थी 3 साल की, जो चेतना थी, जब बोरवेल में गिरी, घटना घटित होने के समय जो डीएम कल्पना अग्रवाल है वो अवकाश पे थी, उनकी माताजी अस्वस्थ चल रही थी, तो वो वहां गई हुई थी। जब उनको पता चला तो 3 दिन बाद वो यहाँ पहुंची। उसके बाद लगातार यहाँ वो रेस्क्यू जहाँ चल रहा है वहाँ मौके पे पहुंच रही है। लगातार वो रात को भी आ रही है, दिन में भी आ रही है, सुबह भी आ रही है, और जो एनडीआरएफ के अधिकारी है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन को जो टीम अंजाम दे रही है, उनसे लगातार संवाद कर रही है, आवश्यक जितने भी दिशा निर्देश है वो उनको दे रही है। साथ ही जो आसपास के जो माइंस है, जहाँ पे माइंस चल रही हैं, वहाँ के जो टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल इंजीनियर है, उनसे भी लगातार संवाद करके किसी भी प्रकार का जो सहयोग है, किसी भी प्रकार की जो इक्विपमेंट है, उनकी उपलब्धता यहाँ करवा रही है। हालांकि परिजनों का एक बार जरूर आरोप परिजनों ने लगाया था कि डीएम साहब आती हैं और यहाँ बैठ के चली जाती हैं, लेकिन उनसे मिलने तक नहीं आई। उसके बाद जब हमने खबर चलाई, खबर चलने के बाद डीएम साहब खुद विधायक जो हंसराज पटेल है उनके साथ परिजनों से जाके मिली है, उनको ढाढ़स बताया है, सांत्वना दी। उसके बाद लगातार जो डीएम है लगातार नजर बनाए हुए पल पल की अपडेट भी ले रही है, लगातार मीडिया से मुखातिब होकर रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट भी दे रही है, लगातार है जो वो यहाँ नजर बनाए हुए हैं। दूसरा सवाल आपने किया इक्विपमेंट का, तो जो इक्विपमेंट भीलवाड़ा और खेतड़ी से मंगवाए गए हैं, जिसकी सहायता से अब जो टनल की खुदाई की जा रही है, क्योंकि टनल खुदाई करने में जो हार्ड रॉक बाधा बढ़ रही थी, जो इनके जो एनडीआरएफ के सदस्य हैं, जो उनके पास इक्विपमेंट थे, वो कहीं ना कहीं दिखाते भी जाइए वो इक्विपमेंट अगर वहां पर मौजूद है। किया जा रहा था हीरालाल, अगर इक्विपमेंट वहाँ मौजूद है तो उसको दिखा भी दीजिएगा जरा, कौन से टेक्नोलॉजी मंगवाई गई है इक्विपमेंट जिसके जरिए अब जो बाधा आ रही थी उसको, मैं बताना चाहूंगा जो इक्विपमेंट है, मैं बताना चाहूंगा कि वो जो बोरवेल का जो गड्ढा है उसके पास में जो 170 फीट की जो गहराई थी, उसको उस खुद बोरवेल के जो पास जो गड्ढा बनाया गया था, उसमें जो एनडीआरएफ के जवान है किस तरीके से वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके एक मेजरमेंट उसका नापा जा रहा है, लगातार उसमें ऑक्सीजन पाइप के जरिए उन जवानों तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। बात करें उन इक्विपमेंट की जो बाहर से मंगवाए गए, उन इक्विपमेंट को लेके जो 3 सदस्यीय टीम है उस गड्ढे में उतर के हार्ड रॉक को काट रही है, वो इक्विपमेंट उनके पास है, क्योंकि 170 फीट की गहराई में उन्हें जवानों ने उस उपकरणों की सहायता उस चट्टान को काटने का कार्य कर रहे हैं। तो इक्विपमेंट उस होल के अंदर, उस गड्ढे के अंदर, जैसे वो इक्विपमेंट बाहर आएंगे तो हम जरूर दर्शकों तो वो पहुंचाने का, दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे कि ये वो इक्विपमेंट है जिनकी सहायता से इस हार्ड रॉक चट्टान को काटने का प्रयास किया गया है। फिलहाल जो आपने तीसरा प्रश्न पूछा था कि अभी कितने फीट की खुदाई और करना बाकी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो एनडीआरएफ के अधिकारी है उनका कहना है कि 8 से 8.5 फुट का ये टनल बनाना है, क्योंकि 170 फीट की गहराई में जो पाइलिंग करके जो गड्ढा खोदा गया था वो बोरवेल से 8 से 8.5 फीट की दूरी है। तो एक हॉरिजेंटल एक टनल बनाना है, उसमें से करीबन 7 फीट के करीब खुदाई हो चुकी है। 1 से 1.5 फुट की खुदाई अभी करना बाकी है। जब 1 से 1.5 फुट की खुदाई हो जाएगी उसके बाद एक्यूरेसी नापकर उस बच्ची की आसपास जो मिट्टी है उसको हटाकर बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। जी, मतलब महज अब 1 से 1.5 फीट की दूरी ही तय करनी है, उसके बाद ये लगभग ये संभावना, इसीलिए आप बता रहे हैं कि आज चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, टनल की 8 से 8.5 की जो दूरी बताई जा रही है उसमें 7 फीट की खुदाई
कर चुके हैं। बाकी 1 से 1.5 फुट की खुदाई अभी बाकी है, लेकिन जो चुनौतियां उनके सामने है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 दिन का समय बीत चुका है टनल की खुदाई करते, क्योंकि जो हार्ड रॉक है, इतनी सख्त वो चट्टान है जिसको काटने में बड़ा परेशानी आ रही है, क्योंकि नीचे स्पेस की भी कमी है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, हीटिंग भी है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। और जैसे जैसे वो टनल की खुदाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उनके पास स्पेस कम होता है, क्योंकि उनको बैठ के और लेट कर है जो उस चट्टान को काटना पड़ता है। शुरू में जब इन्होंने खड़े होकर चट्टान काटना शुरू किया था तो इतना आसान था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वो चट्टान को काटना आसान नहीं था, बड़ी चुनौती थी। लेकिन लगातार वो उसको चट्टान को काटने में जुटे हुए, जो चट्टान काटने के दौरान जो डस्ट है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ब्लैक पत्थर है जो काफी सख्त होता है, तो जब इसको ड्रिल किया जाता है तो जो डस्ट निकलती है जो ठीक है। हीरालाल, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए खबर पर। बढ़ते आगे अनूपगढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे। अनूपगढ़ जिला निरस्त करने का ये पूरा मामला है। अनूपगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किया जाएगा प्रदर्शन। राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठन के लोग इसमें शामिल होंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा, धरना प्रदर्शन भी होगा। राजस्थान सरकार से अनूपगढ़ को जिला बनाए रखने की मांग की जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि अभी बैठक हुई थी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो 17 जिले बनाए गए थे उसमें से 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया है। आरोप भी लगाया गया था कि सारे नियमों को ताक पर रखकर पूर्व की सरकार ने ये जिले बनाए। कहीं जिलों को जब निरस्त किया गया है, हटाया गया है, तो कहीं पर खुशी है और कहीं पर नहीं। जैसे कि अनूपगढ़ जिले वासियों को इस बात से दुख है, इस बात से वो नाराज है कि उनका राजस्थान सरकार के द्वारा जो अनूपगढ़ जिला हटाया गया उसको बनाए रखने की मांग प्रदर्शन के जरिए आज किया जा रहा है। अनूपगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय का आज घेराव किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला निरस्त करने का ये पूरा मामला अनूपगढ़ जिले वासियों की तरफ से अब तूल पकड़ रहा है। और चलिए अब मौसम से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बताते चले। आज प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी होगा। कोल्ड वेव और घना कोहरा छाने के आसार हैं। कई इलाकों में पारा गिरने के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो आज प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट रहने वाला है। मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। आज प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठंड प्रचंड है और इसीलिए जो है कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में पारा गिरने की भी संभावना है। 12 जिले ऐसे हैं जहां पर प्रदेश के अलर्ट जारी किया गया है। कोल्ड वेव, घना कोहरा छाने के आसार भी हैं। मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिलों पर छिड़ी रार तेज होती जा रही है। नए जिलों को खत्म करने के फैसले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर फिर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता के हितों के लिए जिले बनाए गए थे। गहलोत के आरोपों पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार भी किया। आरोप प्रत्यारोप का क्या है दौर, देखिए इस रिपोर्ट में। जिलों पर रार अपार, भजनलाल सरकार पर गहलोत प्रहार, जनता के हित किए गए दरकिनार। देखा होगा भी आपने हमें जो घोषणा की थी, अधिकांश घोषणाएं धरातल पर। आरोपों पर बीजेपी का तगड़ा पलटवार। राम लोभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जो राम लोभैया ने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी। जिस बात का अंदेशा हो वह हो भी जाए, तब भी दिल कहां सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। ये बात कांग्रेस से बेहतर भला कौन समझ सकता है। तभी नए जिले बनाकर इतिहास में नाम दर्ज कराने की हसरत रखने वाले सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार पर आक्रामक हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत ने कहा कि 9 जिलों को खत्म करने का कैबिनेट का फैसला जन विरोधी है। ये मेरे को लगता है कि एक साल तो लगा दिया। अगर ऐसा गलत काम किया होता हमने तो सरकार ने पहला काम जिला खत्म करने का ही करना चाहिए था। एक साल के सेकंड, एक साल। और जो जिले का कमेटी बनाई जिसने, वो तो बीजेपी ज्वाइन भी कर दिया अब तो अधिकारी ने। जिसने कमेटी की रिपोर्ट दी है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो बीजेपी ने पार्टी ने जो तय किया वो उस अधिकारी को लगा के उसके माध्यम से करवाया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बेहतर प्रशासन और आमजन को राहत देने के लिए नए जिले बनाए गए थे। अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने के पीछे अपने तर्क भी पेश किए। लोगों को प्रशासनिक सहूलियत मिले, बजट घोषणाओं को पूरा करने में होती है आसानी, मॉनिटरिंग होती है आसान, अधिकारियों में अच्छे काम की रहती है स्पर्धा। वो तमाम स्कीमों को लागू करने में आसानी होती है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है धरातल पर काम पूरे होने की। और नंबर 3, जो फरियादी आते हैं, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, जो भी है, जो अन्याय उत्पीड़न हुए हैं लोगों के साथ में, वो अपनी फरियाद भी ढंग से दे सकते हैं। क्योंकि एक जिले के अधिकारी आगे बढ़ गए तो 2 जिले में हो गए। फिर मैं कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे प्रमोशन भी अच्छे होंगे, हमारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो आसानी रहेगी काम करने में भी। ये तमाम तरीके से मैं समझता हूँ जिले छोटे होने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्कि उसका लाभ मिलता। गहलोत ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बनाए गए नए जिलों का उदाहरण देते हुए प्रदेश में और नए जिले बनाने की वकालत की। तुलना करें हम लोग गुजरात की, छत्तीसगढ़ के, कई राज्यों की, मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश में हमसे कम एरिया है, बहुत दूर, और 53 जिले बन गए हैं। और बना दिया 53 है वैसे। पहले 53 बना दी, अभी बना हाल ही मेरे ख्याल से। तो आप सोच सकते हो क्यों बना रहे हो। गहलोत के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया। राठौड़ के मुताबिक जनता के लिए नहीं, सरकार बचाने के लिए नए जिले बनाए। राम लुभाया कमेटी ने 40-41 जिले बनाने का सुझाव दिया था। कुर्सी के लिए राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों को किया दरकिनार। राम लुभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जो राम लुभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले बना दिए। खुद राम लुभैया जब वो महाराष्ट्र में थे, जब उनको पता चला कि एक साथ 50 जिले बना दिए, तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने भी कहा, ये क्या कर दिया। आप जिले बनाओ ना, बनाना चाहिए, जिले नए बनाओ, जिससे निश्चित रूप से और जनता को और विकेंद्रीकरण का लाभ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अनुपात रखना चाहिए। समानुपात उन्होंने रखा नहीं। जयपुर जिला जिसमें और 18-19 लाख की पॉपुलेशन, और सांचौर जिला 3.25 लाख की पॉपुलेशन, केकड़ी जिला 3.5 लाख की पॉपुलेशन, दूदू जिला 3.5 लाख की पॉपुलेशन, जोधपुर जिला और 18 लाख की पॉपुलेशन। इन्हें क्या मतलब। अनूपगढ़, सांचौर, शाहपुरा, केकड़ी के बाशिंदे सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, तो दूदू के नागरिकों ने सीएम से मिलकर उनका आभार जताया है। कुल मिलाकर नए जिलों पर नया घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए आप जैसलमेर से इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले। ट्यूबवेल खोदते समय से पानी निकलने का मामला सामने आया है। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी लगातार जमीन से पानी निकल ही रहा है। अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। 500 मीटर तक दूर रहने की अपील की गई है। ONGC की टीम मौके पर पहुंची है, जायजा लिया है। जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर तक पानी उठ रहा है। ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन जमीन में धंसी है। खेत में जमा हुआ है हजारों लीटर पानी। नहरी क्षेत्र के चक 27 BD के 30 माइनर का ये पूरा मामला है। तो ट्यूबवेल खोदते समय पानी निकलने का ये पूरा मामला है। दरअसल आपको बता दें कि जैसलमेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिन से लगातार जमीन से पानी निकल रहा है
और अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई गई है। 500 मीटर दूर रहने की अपील भी की जा रही है। और कल ओएनजीसी की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी और ये भी अभी भी वहां पर है और मौके का जायजा ले रही है। ये भी बता दें 500 मीटर दूर लोगों को रहने के लिए वहां पर कहा गया है। और जो जिस मशीन से खुदाई की जा रही थी वो मशीन भी जमीन के अंदर ही चली गई, धंस गई। उसके बाद से 3 से 4 मीटर ऊपर पानी के साथ साथ गैस का रिसाव भी किया जा रहा है। 2 दिन बीत चुके हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अभी तक वो जमीन से ऊपर हुआ जो पानी निकल रहा है 3 से 4 फीट ऊपर, वो अभी तक रोक नहीं पाया और जिस वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अभी एक देखिए तस्वीर, एक किसान के खेत में जहां खुदाई हो रही थी वो मशीन अचानक से धंस गई और उसके बाद से उस जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर पानी गिरने लगा। तेज बहाव, आप देखिए पानी का किस तरह उफान मारता हुआ, उसके साथ गैस का भी रिसाव हो रहा और जो किसान का वो खेत था वो पूरा नहर में तब्दील हो गया, पूरा तालाब बन गया। तो किसान के खेत को भी नुकसान हो रहा है, वो काफी ज्यादा चिंतित है। 2 दिन इस मसले को पूरे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। वो बात अलग है कि ओएनजीसी की टीम वहां पर मौका मुआयना भी की, 500 मीटर दूर पर चौकी भी बनाई गई है ताकि उसकी निगरानी की जाए। 500 मीटर दूर लोगों को वहां पर रहने की अपील की गई है। लेकिन क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी परेशानी आ रही है कि 2 दिन बीत चुके हैं उसके बाद भी अभी तक ये पानी उफान ही मान रहा है। जैसलमेर के मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में एक अद्भुत मामला सामने आया है। मोहनगढ़ के चक 27 बीडी के पास ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से पानी का फवारा फूट पड़ा, जिससे लोग अचंभित रह गए। आप ये रिकॉर्ड देखिए। फटी जमीन, फूटा फंवारा, रेगिस्तान में अनोखा नजारा। सर्दी में बारिश देखी जाती है, उससे बड़ी ठंड भी महसूस की जाती है, लेकिन ठंड में ऐसा नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा जैसे अपने टीवी स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं। लग रहा है ना कि तस्वीरें समंदर में उठती लहरों की है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उछल कूद मचाती लहरों की ये तस्वीरें जैसलमेर से आई हैं। बोरवेल में खुदाई करते वक्त अचानक फटी जमीन, पानी ने लगाया 3-4 फीट का जोरदार ड्रम। पानी का प्रवाह इतना प्रबल था कि देखते ही देखते जमीन में समा गई खुदाई करने वाली मशीन। तालाब में तब्दील हुआ खेत। जैसलमेर के मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र 27 बीडी का है मामला। अभी तक कोई प्रशासन पूरी नींद में सूता है और ये 2 मुरबा मेरा जीरा है नाश हो गया, मकान के अंदर पानी आ गया और हमारे खुद के ट्रैक्टरों से इसको ये रेता डाल के कम से कम 5-5 फुट हमने रेता डाला है। अभी तक प्रशासन कोई भी हमारे पास सूद लेने के लिए नहीं आया है। इस अनोखी घटना के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों में चिंता है। प्रशासन ने घटनास्थल से लोगों को 500 मीटर दूर रहने की अपील की है और गांव में पुलिस चौकी भी बना दी गई है। इधर मामले पर भूजल वैज्ञानिक नारायण दास कहते हैं कि दावों के उलट मौके पर गैस के रिसाव जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। और तो मुझे नहीं लगता कि गैस की वजह से हो रहा है, क्योंकि गैस के ना तो गैस अगर होती तो पानी के साथ में कुछ बुलबुले जैसी भी कंडीशन होती या बदबू या जो खुशबू कहे कुछ भी कह दें, गैस की जो स्मेल होती वो भी आती। लोग धूम्रपान भी कर रहे थे और जो वहाँ पे 1-2 किसान रहते हैं वो लोग चाय वगैरह भी बनाई। तो ऐसा कुछ होता है तो वातावरण में सभी का मौसम है तो थोड़ी बहुत लग भी जाता है कि वास्तव में यहाँ पे। भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास के मुताबिक हमारे यहाँ सैंडस्टोन और कठोर मिट्टी के नीचे पानी मिलता है जो स्टोन और मिट्टी में दबा रहता है। जैसे इन परतों को तोड़कर वहां तक जाते हैं तो पानी प्रेशर से ऊपर उठ जाता है। भूजल वैज्ञानिक की बात अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल इलाके के बाशिंदे प्रकृति की इस लीला को अपने लिए विपत्ति मान रहे हैं और जिम्मेदारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदान रत्नों की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में 50 जिले की खबरें। नमस्कार।